ओम श्री परमात्मने नमः। अवस्थीज आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम योगा प्रोटोकॉल के अनुसार स्वस्थ व्यक्तियों के लिए विशेष करके किए जाने वाले अभ्यास की वीडियो श्रृंखला बना रहे हैं और उसको अभ्यास में करने वाली साधक योगा ट्रेनर हैं सुबोध यादव। तो अब इस क्रम में हमारा चालू होगा पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं और जो लोग नए जुड़े हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने मित्रों से शेयर करें। अब हम चलते हैं अपनी योगा ट्रेनर की ओर। योगा ट्रेनर सुबोध यादव। सुबोध यादव पहले वंदना करेंगी। लंबी गहरी श्वास के साथ 3 बार ओमकार का उच्चारण। संगच्छध्वं संवदत्वं संवो मननसि जानत देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। अब आप इधर फेस कर लें। तो सुबोध यादव जी, जो पीठ के बल लेटकर या किसी भी रूप में जो पीठ के बल आसन किए जाते हैं प्रोटोकॉल के अनुसार, उन आसनों के नाम क्या हैं? लेटकर जो आसन किए जाते हैं उन्हें 2 कैटेगरी में बांटा गया है, पेट के बल और पीठ के बल। तो पेट के बल किए जाने वाले आसन पहले वीडियो में बता दिए जा चुके हैं। अब हम करेंगे पीठ के बल किए जाने वाले आसन को, जिसमें सबसे पहले है सेतुबंध आसन, उसके बाद उत्तान पादासन, अर्धहलासन, पवन मुक्तासन और शवासन, जिसमें आज हम लोग सेतुबंध आसन का अभ्यास करेंगे। तो सेतुबंध आसन ये नाम क्यों पड़ा है? सेतुबंध आसन मतलब सेतु मतलब जो एक ब्रिज, जो एक पुल का जो निर्माण होता है, जो पुल के आकार का उसकी तरह उसका आकार रहता है, उस आसन का आकार रहता है, इसलिए उसका सेतु निर्माण पाया है और सेतुबंध आसन इसीलिए। मतलब ये है जैसे नदी के ऊपर एक पुल बनता है और उसकी 2 साइड होती हैं और बीच में जो है रास्ता सा बना रहता है ऊपर उठा हुआ, तो वैसी ही कुछ आकृति आ जाती है इस आसन में, आप ये कहना चाह रही हैं। तो इसलिए उसे जो है सेतुबंध आसन कहते हैं। तो ये तो आपने उसका शाब्दिक अर्थ बताया। और अब आप ये बताइए कि जो है ये किन किन को नहीं करना चाहिए? ये आसन जिन्हें गंभीर से गंभीर कमर दर्द हो, जैसे डिस्क प्रोलैप्स हो गया है, डिस्क में बल्जिंग हो गई है, किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा, या फिर पूरा स्पाइन में कोई वर्टिब्रा हाँ ठीक है, खसक गया अपनी जगह से, तो उस कंडीशन में इस आसन को अवॉइड करेंगे, करने से बचेंगे। इसी के साथ साथ गंभीर घुटने की रोगी हूँ, बहुत ज़्यादा आपके मतलब घुटने जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं, पूरी तरह से टखने ख़राब हो चुके हैं, कुछ घुटने में गंभीर समस्या आ गई है, तो उसमें उस कंडीशन में भी आप इस आसन को अवॉइड करेंगे। इसी के साथ साथ कंधे
आपके कंधे में किसी प्रकार की इंजरी हो, किसी प्रकार का फ्रैक्चर हो या किसी प्रकार का कोई गंभीर चोट हो, तो कंधे और गर्दन में भी इसी तरीके से गर्दन में भी अगर आपके किसी गंभीर रोग से ग्रसित हैं तो आप इस आसन से बचें। गर्भवती महिलाओं के लिए आप क्या कहेंगी? गर्भवती महिलाएं भी इस आसन से बचें, वो इस आसन का अभ्यास ना करें। और इसी के साथ साथ जब गर्भ के बाद, जब भी आफ्टर प्रेगनेंसी, उसके बाद भी वो 6 महीने के बाद ही वो इस आसन को करें। सॉरी, आफ्टर डिलीवरी। हाँ, तो आफ्टर डिलीवरी मतलब जब डिलीवरी हो चुकी है और बच्चा पैदा हो चुका है तो बॉडी को सामान्य आने में कम से कम 6 महीने लगते हैं। तो इसलिए आपने बताया कि लगभग 6 महीने, और उस समय चिकित्सक की परामर्श तो हर रोग में लेनी है, या जो है योगा ट्रेनर की, और योगा ट्रेनर की उपस्थिति में ही ये आसन करना है। ये हमारी तरफ से वैधानिक चेतावनी भी है और परामर्श भी है। तो और जो जिनको उदर की सर्जरी हुई है तो वो लगभग 3 महीने तक ना करें और उसके बाद ही इन चीज़ों को कर सकते हैं, आसनों को। उनमें भी ये इस तरीके से एडवाइस होता है। और जो ये हम जानना चाहेंगे कि जो अब ये किन किन को, स्वस्थ व्यक्ति तो करेंगे ही, गर्भवती महिलाओं को छोड़ करके, और जो चिकित्सक या शास्त्र और जो रिसर्चेस किस किस रोग में प्रेफर करती हैं या उसमें कहते हैं कि ये आसन करें तो लाभ होगा। तो सुबोध जी, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? सबसे पहले ये आसन स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में लाभदायक है। इसी के साथ साथ सियाटिका में भी लाभदायक है, शुरुआती कमर दर्द में भी लाभदायक है। और इसी के साथ बहुत सी रिसर्चेस में ये भी कहा गया है कि शुरुआती घुटने के दर्द, लेकिन बहुत ही माइनर, अगर आपको दर्द है, हल्का फुल्का दर्द है तब, अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा ये दर्द बढ़ चुका है, अगर आप किसी डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन में कोई दवाई, कोई थेरेपी ले रहे हैं तो इस आसन को अवॉइड करें। इसी के साथ साथ मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, इंसोमेनिया और साइनोसाइटिस जैसी बीमारियों में भी बहुत ही लाभदायक है ये आसन। यानी कि अनिद्रा, मतलब जिनको नींद नहीं आती है और कमर दर्द है, पीठ दर्द है, शुरुआती स्थिति में कर सकते हैं घुटने के। लेकिन अगर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है और उसकी दवा ले रहे हैं तो आप कहती हैं, आपका परामर्श है कि वो लोग ना करें और या चिकित्सक की ही परामर्श पे करें कि। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपने विश्लेषित किया, लगभग पूर्ण विवरण जो जितना भी हो सकता है अधिकतम वो आपने बताया कि किन किन को लाभ करता है। तो बहुत अच्छा। तो अब आप जो है ये करते हुए दिखाएंगी, यानी कि विधि को अब हम लोग चलेंगे। तो ये फ्रंट पोज है, तो अब जो है कैमरा फ्रंट पर है और चालू करेंगे। 1 मिनट, हाँ, बैठे चालू किया, दोनों पैरों पर बैठी, और ये वज्रासन के बाद साइड में पैर हाथ किए और फिर दोनों पैर फैलाए और फिर आगे की तरफ खिसकी दोनों हाथ के सहारा ले करके, और साइड में देखिए, ये साइड में एक साइड और वो बाईं साइड की करवट से ले करके सीधी लेटी, बाईं तरफ से लेटा जाता है। जब कभी आप लेटें बाईं तरफ से लेटें, और ये जो है सीधी लेट गई हैं और एक पैर को इन्होंने मोड़ना चालू किया, दाहिने पैर को मोड़ना चालू किया और नी जॉइंट से, और दूसरे को भी नी जॉइंट से मोड़ना चालू किया, लगभग बराबर किया, और फिर थोड़ा थोड़ा खिसकाना चालू किया और जो है हिप जॉइंट के समीप लाने का प्रयास किया, पूरा हिप, और पकड़ करके हिप जॉइंट के पास लाई, दोनों हाथों से पकड़ करके उसको पकड़ लिया है। जो एंकल जॉइंट के ऊपर से दोनों ही साइड में पकड़ लिया, एक साइड आपको दिख रही है, और आगे का स्टेप करें और देखिए हिप से और कमर से उठाना चालू किया और उठती गईं और उठी, और ये एक सेतु बनाया। तो ये सेतुबंध आसन है। इसको हम आपको चारों तरफ से दिखाएंगे कि पैरों की स्थिति क्या है और किस तरीके से पैरों को पकड़ा है, ये सावधानी से देखिए, और कमर और हिप किस तरीके से उठे हैं। तो ये पोजीशन आप देख रहे हैं। तो ये इनके जो है सेतुबंध आसन है और सेतु बन गया है, और जो है ये सेतुबंध आसन हुआ। अब आप ये फाइनल पोज थी, आइए
फिर से पुनः स्थिति में आ जाइए, सावधान की मुद्रा में, और या विश्राम में आ जाइए। खड़े हो जाएं, क्योंकि हम स्टार्टिंग से लेते हैं। तो ये देखिए कैसे वो अपनी स्थिति को फिर से खड़े होने का प्रयास। तो बाईं करवट से फिर उठी, दोनों हाथों को घुटने पर रखा, फिर पैर को इस तरीके से मोड़ा, और क्योंकि वो वज्रासन में पहुंचना चाह रही हैं तो ये वज्रासन, और फिर ऊपर जो है संतुलन बनाया। थोड़ी देर रुकते हैं हर स्थिति में, जिससे संतुलन बना रहे, चक्कर ना आए, गिरे नहीं, ऊपर उठी, और ये अब वो मुड़ी और विश्राम की अवस्था में आएंगी। ये विश्राम की अवस्था में है और वो अपनी स्थिति में रहेंगे। मैं कैमरे की पोजीशन को बदलूँगा। ये बाईं और दाहिनी ओर, मतलब कि जो लेटरल साइड होती है, तो ये मैं इनके दाईं ओर हूँ, दाहिनी तरफ। और अब जो है आप चालू करेंगी। ये बैठी घुटने के बल, और ये वज्रासन, पीछे की तरफ हाथ किए और पैरों को आगे खिसकाया है, और ये बाईं करवट लेटी, दोनों हाथों की हथेली पर, और बाईं हाथ के सहारे से लेटी। तो ये जो है लेटने के बाद देखिए दाहिने पैर और बाएं पैर को हिप के पास ले गए, और फिर एंकल जॉइंट के ऊपर से पकड़ा दोनों हाथों से। देखिए किस तरीके से पकड़ा है, पकड़ मजबूत होनी चाहिए। तो ये पकड़ लिया है इन्होंने। तो पैरों की पोजीशन इसमें साफ दिख रही है। अब ये धीरे, हाँ, सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने बोला कि सांस ऊपर लेते हुए हिप और कमर और सबके सहारे से ऊपर की तरफ उठेंगे। अब मैं इस पोजीशन को चारों तरफ से दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से है। तो चारों तरफ से इस आसन को मैंने दिखाया, और हाथों को देखें पैर के पास किस तरीके से इन्होंने पकड़ रखा है। ठीक है, अब पुरानी स्थिति में आ जाएं, विश्राम की स्थिति की तरफ चलें। और खड़े हो जाएं। थोड़ी देर रुकेंगे, शांत करेंगे, शरीर को रिलैक्स करेंगे। तो ये तो अभी इन्होंने जल्दी कर लिया, अभ्यासक हैं, लेकिन जो है लेटे लेटे कुछ सेकंडों, कम से कम 30 सेकंड जो है लेट के ही रहना चाहिए, और तब जो है दूसरे पोज में आना चाहिए। लेकिन ये तो कई वर्ष तक इनकी साधना हो चुकी है, तो ये जल्दी जल्दी कर रही हैं। तो देखिए उठी, और फिर ये अपनी पोजीशन पे आई। अब मैं जो है इनका बैक से इस आसन को हम देखेंगे। तो ये बैक है, तो बैक की स्थिति से चालू किया इन्होंने। पैरों को सीधा किया, बैठे बैठे आगे की तरफ खिसकी। अब वो करवट लेकर लेटेंगी। दोनों पैरों को पकड़ा और सांस लेते हुए ऊपर उठी। श्वास सब सामान्य कर लेंगे। ये फाइनल पोज है। फाइनल पोज में श्वास को सामान्य रखते हुए रखेंगे। अब इसको हम जो है चारों तरफ से दिखा रहे हैं कि पोजीशन क्या है। देखिए तो ये हुई, और यहाँ श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे और थोड़ी देर रुकेंगे। एकदम से दूसरे एक्शन में नहीं आएंगे। ये सांस को फिर सामान्य करेंगे,
जब सांस सामान्य हो जाएगी तब पैर सीधे करेंगे। ये पैर सीधे किए, अभी भी सांस को सामान्य करेंगे। जब तक सांस बिल्कुल सामान्य गति में नहीं आ जाती, कुंभक बिल्कुल किसी भी स्थिति में नहीं करेंगे, तब वो जो है फिर बाईं करवट के सहारे बैठी। और हर एक पोज में 30-30 सेकंड कम से कम रुकना चाहिए, क्योंकि ये बहुत कठिन आसन है और सांस को सामान्य करना भी बहुत ज़रूरी है। अब ये वज्रासन की तरफ चलिए, फिर ऊपर सामने की तरफ, और कुछ सेकंड तक रुकेंगे, संतुलन बनाएंगे, और फिर ये उठी और खड़ी हुई और फिर वो अपनी सामान्य स्थिति में पहुंच रही हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा इसके बारे में। तो आपने बहुत कठिन आसन बहुत सरल तरीके से साधकों को, बिगिनर्स को सिखाया, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। सुबोध जी, सब्सक्राइबर की तरफ से मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ, क्योंकि सब्सक्राइबर इस टाइम आपको धन्यवाद देना चाह रहे हैं, क्योंकि ये बहुत कठिन आसन बहुत सरल तरीके से और 3 तरीके से प्रकट किया गया, क्योंकि इस सामने से, साइड से और जो है पीछे से। तो एक बार आप फिर से करेंगी और सर जो है इधर ही रखेंगी, मैं इसी के या साथ सर उधर ही रखेंगी, सर इधर रखिए और फिर से एक बार करें, सर इस साइड में होगा, क्योंकि वो सिर्फ पोजीशन आएगी। कि आपने 2-3 तरीके से देख लिए, लेकिन जो लोग नहीं कर पाते हैं सेतुबंध आसन, और अगर उन्हें कोई प्रेस्क्राइब करता है, उनके चिकित्सक या उनके योगा ट्रेनर, तो जो बिगिनर्स हैं, बहुत बिगिनर्स हैं जो अभी नहीं कर पाते हैं, जिनकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है, जिनकी बॉडी इतनी अभी मूवमेंट में नहीं है, वो किस तरह का सेतुबंध आसन करें, वो मैं इसी के साथ दिखा देना चाहूँगी। हाँ चलिए, बिगनर्स के लिए बता रही हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट, बिगनर्स बहुत ध्यान से देखेंगे। तो ये देखिए, वज्रासन में आई, साइड में उन्होंने जो है फिर दोनों पैरों को सीधा किया। अब जो है बाईं करवट लेटने का प्रक्रिया चालू की, बाईं तरफ झुकते हुए, और फिर अब वो सीधी लेटी। और इसमें जो पंजे हैं, पंजे नहीं, पाम है, पाम जो है पृथ्वी की तरफ होता है। और देखिए दोनों पैरों को सिकोड़ना चालू किया और हिप के नज़दीक लाई, और जो है इसमें पैरों को नहीं पकड़ा, पैर उन्होंने नहीं पकड़े और उठना चालू कर दिया। पैरों को नहीं पकड़ा है, उठना चालू कर दिया है, और लेकिन हाथ जो है ज़मीन को छू रहे हैं। देखिए ये है पोजीशन कि पैरों को नहीं पकड़ा और हाथ जो है ज़मीन को छू रहे हैं, मतलब एंकल जॉइंट्स के पास में जब हम पकड़ते हैं सेतुबंध में फाइन, उसको पहले सरल प्रक्रिया में करें, एंकल जॉइंट को ना पकड़ें, क्योंकि वहाँ तक हो सकता है आपके हाथ ना पहुँच पाएँ। तो ये जो चीज़ है, इस बात को समझें, क्योंकि कभी कभी हाथ जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो वह करना कठिन हो जाता है। तो उस स्थिति को इन्होंने सिखाने का प्रयास किया कि आप जो है बिना पैरों को पकड़े हुए, और ये बिगिनर्स इस तरीके से करेंगे, और ये जो है फिर वो उठ के अपनी सामान्य स्थिति में आ रही हैं। बहुत अच्छा सिखाया आपने कि बिगिनर्स जो इस आसन को सीखना चाहते हैं, वो पहले पैरों को ना पकड़ें, उस स्टेज तक ना जाएं, पहले केवल जो है हाथों को ज़मीन से लगा के ही रखें और सीख लें। तो यह आपने बहुत ही अच्छा सिखाया। अब मैं ये चाहूँगा कि आप, क्योंकि हर आसन में एक विशेष बात होती है कि श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया क्या रखें। तो आप योगा ट्रेनर हैं और आप श्वास प्रश्वास की गति के बारे में बताएं कि उसको कैसे रखते हैं, यानी कि रेचक पूरक कैसे करते हो। कुंभक तो इसमें करते ही नहीं किसी भी आसन में। तो कुंभक का तो ये नियम हो गया, ना अंतः कुंभक करते हैं ना बाह्य कुंभक करते हैं, क्योंकि कुंभक भी 2 प्रकार का होता है, अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक। तो कुंभक तो करना ही नहीं है। और रेचक और पूरक जो है, मतलब तो वो कैसे करते हैं, यानी कि सांस को भरना और सांस को निकालना। जी, सबसे पहले जब हम अपने घुटने को मोड़कर अपने नितंब के पास ले आएंगे और दोनों हाथ से अपने एंकल को पकड़ेंगे, टखनों को पकड़ेंगे। उसके बाद श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने कमर को अप करेंगे, चेस्ट को पूरा अप करेंगे, पूरी बॉडी, पूरा वेट गर्दन पे, ठीक है। तो पूरा जब अप करेंगे तो ये सांस भरते हुए, ये प्रक्रिया पूरी सांस को अंदर भरते हुए है।
फिर आप श्वास को सामान्य कर लेंगे। ये आपकी फाइनल पोजीशन में श्वास जो है सामान्य हो जाएगी। फिर श्वास को छोड़ते हुए अपने धीरे धीरे, अपने झटके से नहीं, बहुत ही धीरे धीरे अपने कमर को रखेंगे और फिर रिलैक्स हो जाएंगे। तो ये तो आपने ठीक बताया, लेकिन एक चीज़ और बताएं। अभी आपने एक मॉडिफाइड सरल आसन बताया था कि जिसमें जो बिगनर पहले तो उसे करें और तब ये फाइनल जो है, जो प्रेस्क्राइब्ड है, शास्त्रों में है, उसको बाद में करें। तो जो बिगिनर्स वाला आपने बताया, उसमें श्वास प्रश्वास की कैसे गति रखते, उसमें भी बता दीजिए। श्वास प्रश्वास की गति, सबसे पहले हम अपने घुटने को मोड़ेंगे, उसके बाद दोनों हाथ को अपनी ज़मीन पे ही लगा देंगे और फिर श्वास भरते हुए अपने पूरे कमर को उठाएंगे और फिर श्वास को छोड़ते हुए, पहले श्वास सामान्य कर लेंगे, फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे से डाउन हो जाएंगे। तो मतलब उस टाइम जो पूरा वजन होता है वो पैरों पर होता है, मतलब सोल पर होता है और गर्दन पे होता है। ये भी अभी आप थोड़ी देर पहले बता रही थी, मैंने इस पॉइंट को पकड़ा। यस, सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप किसी भी आसन को, जब भी आप पीठ के बल लेटकर किसी भी आसन को करें, चाहे वो अर्ध हलासन हो, चाहे उत्तान पादासन हो, या फिर आपका पूर्ण हलासन हो, इसी के साथ साथ सेतु बंधासन हो, किसी भी आसन जब आप पीठ के बल करें तो आप अपने गर्दन का मूवमेंट ना करें। फाइनल पोस्चर में जाने के बाद आप किसी भी तरह का नेक का मूवमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे नेक पे जो है तनाव आ सकता है और मसल्स में स्ट्रेन आ सकता है, लिगामेंट टियर हो सकता है और कुछ भी हानि हो सकती है। इस कारण आप ये बता रही हैं। यस, हो सकता है कि आपकी जो गर्दन है, वो गर्दन की जो हड्डियां हैं वो टूटने की भी संभावनाएं बढ़ सकती हैं। तो इस तरीके से आप बचें जितना आप बच सकते हैं। अच्छा, तो जो फाइनल स्टेज है, तो जो आप इसमें बता रही थी, तो ये जो तो कंधे भी जो ज़मीन को छुए रहते हैं? जी, कंधे आपकी ज़मीन से तो लगे भार होने कंधों पे चाहिए। भी जा रहा है, कंधे गर्दन और पे भी जा रहा है और कंधों पे भी जा रहा इसीलिए है कहा और गया हाथों पे है। भी थोड़ा बहुत ट्रांसमिट हो रहा है। तो इसीलिए ट्रांसमिशन कहा ऑफ द गया है। वेट जो है सोल पर है, गर्दन पर है, कंधों पर है और हाथ पर है। तो उसके सहारे ही आप ऊपर उठ पा रहे हैं। और क्या बताना चाहेंगी? इसीलिए कहा गया कि जिनको गंभीर कंधे का दर्द हो, या किसी प्रकार का फ्रैक्चर हो, या किसी प्रकार का गर्दन में गंभीर रोग हो, तो वो इस आसन से बचे, या जिन्हें चक्कर भी बहुत आता हो, वो इस आसन को तो बिल्कुल भी मत करें। अच्छा, जिनके स्वेलिंग हो पूरे गर्दन में, वो भी इस आसन से बचने का प्रयास करें। अच्छा, तो और जो है किस किस स्टेप पर क्या क्या सावधानी रखी जाती है, शुरू से बताएं। शुरू से बताएं एक कि सावधानियाँ स्टार्ट करने से के साथ साथ अंत तक की सावधानियाँ गिना दें। सबसे पहले आप जब भी बैठें, खड़े से बैठने से और लेटने तक की प्रक्रिया बहुत ही सहजता से करें, बहुत ही आराम से करें। जैसे मैंने करके दिखाया है, आप उसे देखें और बहुत ही आराम से उस पोजीशन में जाएं। फिर आप धीरे धीरे अपने घुटने को फोल्ड करें। किसी भी आसन में झटका, जल्दीबाजी और ना दिखाएं। धीरे से घुटने को मोड़ें और फिर अपने एंकल से पकड़ें। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप शुरुआती कर रहे हैं, या आपका वजन बढ़ा है, या सबसे बड़ी बात, जिन्हें शुरुआती कमर दर्द है, वो अपने एंकल को पकड़ने का प्रयास मत ही करें तो बेहतर है। फिर उसके बाद आप धीरे से उठकर उठाएं अपने कमर को, बहुत ही धीरे धीरे, झटका नहीं देंगे कमर में किसी भी प्रकार का, बहुत धीरे से उठाएंगे और उसके बाद धीरे फेस आप इधर कर लें। हाँ, फिर धीरे धीरे अपने कमर को डाउन करेंगे और बहुत ही धीरे धीरे फिर वापस से अपने पैर को सीधा कर लेंगे और श्वास को सामान्य कर लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो मैंने बता दिया कि आप कभी भी लेट कर अपनी गर्दन को मूव नहीं करेंगे। जब फाइनल पोजीशन में जाने के बाद, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप अपनी गर्दन को मुड़ाएंगे नहीं, क्योंकि बहुत से लोग बहुत चंचल होते हैं। वो आसन करने के बाद मेरा हो गया है, या किसी को दिखाने के लिए या कुछ करने के लिए वो अपनी गर्दन को मूव करते हैं। वैसी स्थिति नहीं लानी है आपको। और कभी कभी आवाज़ हो जाती है साइड से, या कहीं से कोई आवाज़ लगा देता नाम लेकर, तो भी कोई उस पर कोई रिएक्ट नहीं करना हो, आसन की उसी स्थिति में रहना है। आप आसन में रिलैक्स होके फिर ही कुछ करें, क्योंकि अगर कोई नाम की आवाज़ भी लगा रहा है तो आप जो है गर्दन को उधर देखने का प्रयास नहीं करेंगे, ये कहना चाह रही हैं आप? ठीक। और क्या सावधानी बताएंगी? इसी के साथ मैं बस इतना कहूँगी कि आप जब भी किसी आसन का अभ्यास करें तो बिना किसी योग प्रशिक्षक के, बिना चिकित्सक के मत करें, क्योंकि वो आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर, आपकी बॉडी के जो डिसीज़ हैं किस लेवल पर है, डिसीज़ भी हर एक लेवल पे है, एक्यूट है, क्रॉनिक है, मोस्ट क्रॉनिक है, तो वो किस स्टेज पर है, वो सिर्फ एक चिकित्सक, वो एक सिर्फ आपके योग ट्रेनर आपको देखकर, आपको आपकी रिपोर्ट्स को देखकर ही समझ सकते हैं। तो किसी भी टीवी चैनल, किसी भी यूट्यूब चैनल या मुझसे भी प्रभावित होकर आप किसी भी प्रकार का योगाभ्यास ना करें।
तो बहुत अच्छी बात बताई आपने, और ये वार्निंग या वैधानिक चेतावनी आपकी बिल्कुल सही है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि चरक ने जो है 10वीं परीक्षा बताई है, तो 10 तरीके से एग्ज़ामिन किया जाता है व्यक्ति को, और तब उसको कोई औषधि या कोई परामर्श दी जाती है। तो बहुत डीप स्टडी जो है पेशेंट की जाती है, और तभी जो है निर्णय होता है कि कौन सी औषधि देंगे, कौन सा आसन कराएंगे, कौन सा प्राणायाम कराएंगे। और जब तक वो चिकित्सक ने नहीं किया तो, और वो चीज़ आप कर रहे हैं या कोई बिना उस एग्जामिनेशन के आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है, तो वो गलत हो सकता है। तो पूरी की पूरी बॉडी को 10वीं परीक्षा से एग्ज़ामिन किया गया हो, कुछ टेस्ट किए गए हों जो कि रोग को निर्धारित कर रहे हों, और फिर उसके अनुसार उसमें वो प्रिस्क्राइब्ड है कि नहीं है। तो ये सारे निर्णय जो है एक चिकित्सक लेता है और योगा ट्रेनर लेता है, वो आप स्वयं ना लें, क्योंकि ये मैं बार बार परामर्श दे रहा हूँ, उससे लाभ की जगह हानि होगी। फिर आप योग को बदनाम करेंगे और ट्रेनर को भी बदनाम करेंगे कि सुबोध जी का हमने देखा था, डॉक्टर अवस्थी के, प्रोफेसर अवस्थी का हमने देखा और हम सबको ये नुकसान हो गया। लेकिन जो वार्निंग दी जा रही है, अगर आपने उसे नहीं मान रहे और योगा ट्रेनर आपके पास नहीं है, तो सुबोध जी से जो है संपर्क करें और उनसे सीखें, और उनके संपर्क में रह करके आप जब अभ्यास करेंगे तो आप निश्चित रूप से एक सफल साधक बनेंगे। तो ये तो रही बातें कुछ हम लोगों ने जो की। तो और आप ये बताइए कि दर्शकों के लिए और सब्सक्राइबर्स के लिए आप और कुछ क्या संदेश देना चाहेंगी? अगर इस आसन से रिलेटेड कहूँ तो सबसे पहले मुझे जो लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको माइल्ड अगर आपको स्पॉन्डिलाइटिस और सर्वाइकल है, या कंधे में या कमर में, कंधे और गर्दन में अगर आपको शुरुआती दर्द है, तो जिसे माइल्ड कहा जाता है, आप उसमें अपने तकिया या किसी पिलो, बहुत ही कम ऊंची वाली पिलो जो होती है, बहुत कम, या कोई सॉफ्ट चादर हो, उसको 2-3 फोल्ड करके रख के, उसके बाद अपने गर्दन के नीचे यहाँ पे लगा के, उसके बाद जब सेतुबंध आसन करेंगे तो इससे आपको बहुत ही अच्छा रिलीफ भी मिलेगा। अच्छा, तो ये तो बताइए। तो आपने कहा कि केवल सेतुबंध आसन के बारे में हम आप बता रही हैं, तो आपके उस संकेत को हमने ये समझा कि उसके अतिरिक्त भी कुछ बताना चाहती हैं। उसके अतिरिक्त क्या बताना चाहती हैं? इस आसन के अतिरिक्त क्या परामर्श देना चाहेंगी जो इम्पॉर्टेंट हो न्यू बिगिनर्स के लिए, और जो है साधकों के लिए, और सब्सक्राइबर्स के लिए, दर्शकों के लिए? मैं सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहूँगी, जब भी आप किसी योगा अभ्यास का प्रयास करें या उसका अभ्यास करें, तो सबसे पहले किसी अच्छे योग ट्रेनर के प्रशिक्षण में ही करें, क्योंकि उसकी उपस्थिति में करें। वो आपकी बॉडी को, क्योंकि मैंने कई बार हर वीडियो में ये बताती हूँ, इस वीडियो में भी, कि आपकी और सभी लोगों की बॉडी का स्ट्रक्चर अलग अलग है, सबकी बनावट अलग अलग है, सबकी नीड्स अलग अलग है, सबके डिसीज़ अलग अलग है, और डिसीज़ में भी कई स्टेजेस हैं, माइल्ड है, एक्यूट है, क्रॉनिक है, मोस्ट क्रॉनिक है। तो किस स्टेज पर है, क्या वो ज़रूरी है आसन करना आपको, क्या सिर्फ आपको दवाई पे रहना है, या किसी और क्रिया प्राणायाम से आपको ठीक होना है, तो ये सिर्फ एक योगा ट्रेनर ही आपको सही तरीके से प्रशिक्षित कर सकते हैं। तो उनके परामर्श के बिना आप किसी भी से भी प्रभावित ना हो, चाहे वो कोई टीवी चैनल हो, चाहे वो किसी का यूट्यूब चैनल हो, चाहे हमारा यूट्यूब चैनल हो, बिना किसी या कोई ब्लॉग हो, क्योंकि ये तो आपने वीडियो की बात की, और PDF भी तो चल रहे हैं। जी, किसी भी वर्ड की फाइल चल रही हैं। किसी भी चीज़ से आप प्रभावित ना हो, क्योंकि प्रभावित चीज़ों से आप कुछ दिन तक टिके रह सकते हैं और कुछ दिन तक स्वस्थ रह सकते हैं, पर आपको उसका सही इलाज नहीं मिल सकता। ये भी ऐड करना चाहूँगा, प्रभावित होकर करते हैं ना तो पहले ही दिन फ्रैक्चर हो जाता है अंदर प्रेस हो जाती है, क्योंकि अगर उसने एक्सेस में कर दिया और बॉडी अलाउ नहीं कर रही है तो बॉडी रिएक्ट कर जाती है। एक इसी संदर्भ में एक बात और कहना चाहूँगा कि ऑस्टियोपोरोसिस ये जो रोग है, जिसमें हड्डियाँ जो है कमज़ोर हो जाती है, महिलाओं को खास करके होता है जब जो है उनके मेंस्ट्रुअल पीरियड बंद हो जाते हैं। ये 45 to 50 ईयर्स की एज में ये ज़्यादा होता है। तो उस स्थिति में एक चीज़ होती है कि हड्डियाँ जो है वीक हो जाती हैं, उनमें घनत्व तो कम हो जाता है। तो वो जब और गंभीरता से बढ़ता चला जाता है, तो शुरुआती में तो भले आप कर लें, लेकिन जैसे ही अगर वो ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ी हुई स्थिति में हो, तो उस स्थिति में आपको नहीं करना है, क्योंकि बहुत सी पुस्तकों में लिखा है, शास्त्र में और रिसर्चेज कह रही हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस में करें, लेकिन किस स्टेज में करें? प्राइमरी स्टेज में कर सकते हैं, लेकिन सेकेंडरी और टर्सरी में नहीं। ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है।
और ये खास करके चिकित्सकों को भी है, क्योंकि जो अनुभव है, जो रिसर्चेज हैं, जो रीड की हैं हमने, उसके आधार पर हम ये बातें कर रहे हैं। तो सुबोध जी, आप बहुत ही एक्सपर्ट योगा ट्रेनर हैं और आप बहुत सरल तरीके से सबको सिखा रही हैं और नेशनल इंटरनेशनल आपने प्राइज़ विन किए हैं। अब आप 2-3 लाइन में जो भी कहना चाहें 2-3 मिनट में कह दें। सबसे पहले मैं बस यही कहना चाहूँगी, किसी भी जो आसन को करने से पहले सबसे पहले जो हम लोगों ने एक सूक्ष्म व्यायाम वार्म अप एक्सरसाइज का एक वीडियो बनाया था, उसको ज़रूर करें। क्योंकि सिर्फ आसन नहीं कि आप किसी भी वीडियो को देखें और आसन करने लग गए, नहीं। पहले आप किसी भी आसन को करने से पहले प्रार्थना करें, सूक्ष्म व्यायाम करें, वार्म अप एक्सरसाइज करें। बहुत हार्ड वार्म अप एक्सरसाइज नहीं, बहुत ही माइल्ड वार्म अप एक्सरसाइज। तो मतलब जो हम लोगों ने पहला वीडियो बनाया था हाँ। वार्म अप का, उसको ये पुनः देखें और बार बार देखें और पहले उसको देख करके करें और तब दूसरी आसन पे जाएं। ये कहना चाह रही हैं आप? पहले आपको किसी भी योगाभ्यास शुरू करने से पहले आपको प्रार्थना करना है, अपने मन को शांत करने के लिए वार्म अप करना है, अपनी बॉडी को हीट करने के लिए थोड़ा। उसके बाद ही आप किसी भी आसन का अभ्यास करें, जिससे हीट का मतलब गतिमान करने के लिए। गतिमान करने के लिए मतलब कि आपकी बॉडी में जो स्टिफनेस है, जो अभी तनाव है, वो थोड़ा दूर करने के लिए। उसके बाद आप किसी भी आसन का अभ्यास करें। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। ठीक है, तो अब हम लोग जो है सबके स्वास्थ्य के लिए करेंगे प्रार्थना। उससे पहले मैं ये बता दूं कि जो नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं, अगर उनको ये ज्ञानप्रद लग रहा है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से शेयर करें, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर, जिससे कि सभी को ये ज्ञान, निःशुल्क ज्ञान मिले। और ये हमारी योग साधक निःशुल्क ज्ञान दे रही हैं और उनकी परमिशन से ये यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो रहा है और उससे आप सबको निःशुल्क ज्ञान मिल रहा है। पूरा वर्ल्ड आपको देख रहा है सुबोध जी। तो और इस टाइम आप एक आइडियल के रूप में हैं। अभी हमारे सब्सक्राइबर कम हैं और जो सब्सक्राइबर हैं उन्हीं के माध्यम से और भी बढ़ेंगे, तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और आपको पूरा विश्व देख रहा है, तो आप पूरे विश्व की सुख शांति के लिए अब प्रार्थना करेंगी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। प्रिय सब्सक्राइबर्स, कृपया इस वीडियो को शेयर करें अपने मित्रों से, जूनियर सीनियर से और परिजनों से, और कृपया चैनल को सब्सक्राइब कराने का प्रयत्न करें। हम सभी आपके आभारी होंगे। और थैंक यू ऑल।